तो देश का सवाल में आज सवाल यही कि भोपाल में 2000 रुपए के नोट जो हैं बार बार बदलवाने के पीछे आखिर किसकी साजिश है। कोई तो गिरोह, कोई तो सिंडिकेट है इसमें और पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ है। सवाल ये है कि आरबीआई के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल कैसे चल रहा है। नोटों की अदला बदली में क्या आरबीआई कर्मचारियों की भी मिली भगत है? क्या नोट बदलने के पीछे माफिया और नेताओं का भी सिंडिकेट काम कर रहा है? और सवाल सबसे गंभीर यह है कि कहीं ये पैसा देश विरोधी गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो ब्लैक मनी व्हाइट किया जा रहा है। और यहां तो भोपाल की हमने सिर्फ तस्वीर दिखाई है। देश में ऐसी कितनी ब्रांच हैं जहां पर नोट बदलने का खेल चल रहा है, क्योंकि आरबीआई के 19 कार्यालयों पर, 19 दफ्तरों पर ये नोट एक्सचेंज का काम चल रहा है। तो 19 दफ्तरों में से एक भोपाल में हमने देखा, तो और भी क्या कहीं और भी इस तरह के गोरख धंधे चल रहे हैं क्या? कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से संवाददाता। कुलभूषण, आप और आपकी टीम ने ये जो खुलासा किया है यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब हमारे संवाददाता जाते हैं वहां तो आरबीआई अधिकारी एफआईआर कराने की धमकी देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, पिटाई करते हैं। साफ है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है कि अगर आप सही हैं तो आप बौखलाएंगे नहीं, आप गुस्साएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ गोरख धंधा तो चल रहा था, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई, जिसका खुलासा हमने किया, लेकिन ये चल रहा था और भनक तक नहीं लगी किसी को, ये समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल, ये तो राजधानी भोपाल की ही तस्वीर थी कि 2000 के जो नोट है उसका एक पूरा सिंडिकेट, उसका एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। और हमने साफ तौर पे ये तस्वीर के माध्यम से दिखाई। हमने ये मौखिक नहीं दिखाया, मौखिक नहीं बताया कि 2000 के जो नोट हैं वो क्या अभी भी बाजारों में सर्कुलेट हो रहे हैं। ये हमने तस्वीर दिखाई इंडिया न्यूज में और इसका खुलासा किया। क्योंकि जिस वक्त इंडिया न्यूज की टीम आरबीआई बैंक के सामने पहुंची, वहां पे बड़ी संख्या में महिलाओं की लाइन लगी हुई थी और हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उनका ये कहना है कि हम 2000 के नोट बदलाने आए हैं। जो गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से जारी की गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी, वो गाइडलाइन की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। तो आखिरकार ये 2000 के नोट कहाँ से आ रहे हैं, कौन दलाल है, कौन इसके पीछे का नेटवर्क है, किसके ये नोट है। आखिरकार जब केंद्र सरकार ये एक बड़ी बात कहता हुआ नजर आता है कि मार्केट से जो 98% नोट है वो हमने वापस ले लिए हैं, तो 98% नोट अगर वापस ले लिए हैं तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कैसे अभी भी 2000 के नोट जो है आरबीआई के दफ्तर में बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके सवाल ये पीछे भी का कि एक अब सबसे तक बड़ा जो कारण वापस ये लिए हमने गए समझा हैं, कि इसमें क्या आरबीआई यही के इसी तरीके अधिकारी से नहीं। वापस लिए गए हैं काले पैसे इन महिलाओं के पास? मैं चूंकि वहां की भौगोलिक स्थिति भी समझना चाहूंगा कुलभूषण। जिस बस्ती की हम बात कर रहे हैं, राजीव नगर बस्ती, ये बस्ती कितनी दूरी पर है अब आरबीआई दफ्तर से? और क्या उस बस्ती में 2000 के नोट ऐसे ही लोगों के पास, उनकी गरीबी, उनकी स्थिति ऐसी है कि 2000 के नोट वो जमा करके रख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा स्लम एरिया है और आरबीआई दफ्तर जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है मध्य प्रदेश का, उस दफ्तर के जो आसपास काफी बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियां हैं। हमने महिलाओं से पूछा तो महिलाओं का ये कहना है कि हमें नहीं पता कि कौन वो व्यक्ति है और किसके पैसे हैं। वो सुबह के वक्त हमारे पास आते हैं, हमें 2000 के 10 नोट दिए जाते हैं, एक नोट के बदले हमें 200 रुपए दिए जाते हैं। और वो दलाल इसके अलावा हमें कुछ जानकारी नहीं देता। उनका एक व्यक्ति होता है, एक उनकी महिला होती है जो कि आरबीआई दफ्तर के अंदर मौजूद रहती है। ये अनपढ़ पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं। जब वो 2000 के नोट आरबीआई के दफ्तर लेकर पहुंचती हैं तो उनसे आधार कार्ड लिया जाता है, उनको उसके बाद उन्हें आरबीआई के अंदर एंट्री दी जाती है और अंदर एक महिला बकायदा उनका पूरे फॉर्मेट में फॉर्म भरती है। और जो 10 नोट होते हैं, आधार कार्ड सबमिट करने के बाद जो है 10 नोट को बदला जाता है। तो ठीक ये है, एक खेल जो है। ये समझिए कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, जिसे कहते हैं कि एक एक रोल सबको पता है। तो जाहिर एक बड़ा सिंडिकेट है यहाँ पर। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। ब्रजगोपाल लोया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अब्बास हफीज है, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष गुप्ता है, फाइनेंस एक्सपर्ट। ब्रजगोपाल जी, सरकार की नाक के नीचे, आरबीआई की नाक के नीचे और ये सब कुछ हो रहा है, किसी को भनक तक नहीं लगी, ये समझ में नहीं आ रही बात।
इसमें देखिए दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक स्थिति है नोट बदलने की, जो आरबीआई में बदलने के लिए 30 नवंबर तक की तिथि निर्धारित की गई। परंतु ये जो आपकी रिपोर्टिंग है, जो आज एक समाचार पत्र ने भी छापा है, ये उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रोह की बात कर रही है। तो ये जो हो रहा है, यदि कोई ऑर्गेनाइज्ड है कि दूसरी महिलाओं को लाइन में लगाकर उनको पैसे देकर और 20 नोट बदलवाने का जो काम हो रहा है, तो ये निश्चित एक बहुत गंभीर विषय है। नोट बदलना गंभीर विषय नहीं है, मगर ये इस तरह से कि यदि कोई व्यक्ति गरीब लोगों को केवल दिहाड़ी देकर यदि लाइन में लगा रहा है, तो ये एक बिल्कुल गंभीर विषय है और निश्चित है कि इस पर कार्रवाई होगी। जो आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की थी और 30 अगस्त को अपडेट भी किया था कि 3,56,000 करोड़ के नोट उनके पास नहीं वापस आ चुके हैं। और ब्रजगोपाल साथ जी, में एक और बात तय यहाँ की थी। यहाँ देखिए, आपने जी, कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है जी। कि ये क्या, ये तस्वीर जो हमें नजर आई, जो अब हमने दिखाई, क्या ये तस्वीर वहाँ भोपाल राजधानी में तो तमाम हुक्मरान बैठते हैं, अफसरान बैठते हैं, उन्हें नजर नहीं आई, और उल्टे तो नहीं, आरबीआई अधिकारी हमारे रिपोर्टर को धमकाते हैं। नहीं देखिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आरबीआई के अधिकारियों को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि यदि निरंतर कोई महिलाएं, निर्धारित महिलाएं बुर्के पहनकर अपनी पहचान छुपाकर अपने आधार कार्ड, जिसका रोज एक ही आधार कार्ड आ रहा है, और यदि इस तरह का उसमें है, तो निश्चित ये गंभीर जांच का विषय है। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। परंतु प्रश्न इस बात का है कि जब रिजर्व बैंक ने ये कह दिया है कि एक व्यक्ति 20,000 तक के मूल्य के नोट एक दिन में बदल सकता है आरबीआई में, या डाकघर के माध्यम से अपने खाते में जमा करवा सकता है, जो आरबीआई को भेज दिए जाएंगे। ये दोनों स्थितियां नियम में हैं, और ये नियम का जो दुरुपयोग करने का मामला है, वो है एक प्रथम बिना दृष्टया। दूसरा आरबीआई, ठीक है अब्बास हफीज साहब, बिना आरबीआई कर्मचारियों की, बिना सिस्टम की मिली भगत की, क्या ये इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा पूरा जो इकोसिस्टम है, वो चल सकता है क्या? देखिए, बड़ा सवाल तो यह है कि अगर कोई पत्रकार स्टोरी करने के लिए वहां जाता है और एक बहुत बड़ा स्कैम बेनकाब होता है, तो ऐसे में उस पत्रकार को धक्के क्यों दिए जाते हैं? आरबीआई के अधिकारियों के आदेश पे, निर्देश पे सुरक्षा कर्मी उसको पीटते क्यों हैं? उसके वीडियो को डिलीट क्यों कराते हैं? ये बड़ा सवाल है, जिन सवालों के जवाब में सब कुछ छिपा हुआ है कि आखिर किसकी मिली भगत है, कौन लोग हैं। मोदी सरकार की नोटबंदी का जो एक पाप है, वो आज तक लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और आज तक स्कैम दर स्कैम चलता जा रहा है। नोटबंदी से जुड़े हुए आज तक के सारे स्कैम्स अभी तक अगर चल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि सरकार में बैठे बड़े बड़े जो चेहरे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं संरक्षण है, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। एक भोपाल में बेनकाब हुआ है, एक शहर में बेनकाब हुआ है पूरा सिंडिकेट, न जाने कितनी जगह के ऊपर ये हो रहा होगा, न जाने कहाँ कहाँ इस तरह से काम चल रहा होगा। कह रहे हैं कि आप इस जांच सबके करेंगे, पीछे आप कार्रवाई बड़ी मछलियां कौन है, उसके ऊपर क्या कब जांच होगी? ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं अब जांच अब करेंगे। तक जांच करने की जरूरत पड़ी है क्योंकि बेनकाब हुए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अब तक जरूरत पड़ी है क्योंकि बेनकाब हुए हैं। आज तक जो सिंडिकेट चल रहा था, मुझे लगता है कि 6-7 महीने हो चुके होंगे, एक साल, 10 महीने हो चुके होंगे, 1 साल, क्योंकि ये मामला तो नोट जो डिसकंटिन्यू हुए तो पहले हो गए थे। 1 साल से ये चल रहा है, और ये ब्रजगोपाल जी, आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि जांच होगी। आपके सिस्टम में कोई है और कोई कितने हैं पता नहीं, लेकिन जिसकी मिली भगत के बगैर ये सब कुछ नहीं हो रहा था। और ये तस्वीर जो हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है, वो तस्वीर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि सच बेनकाब होने लगा तो बौखलाहट दिखी। मैं मनीष जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ज़रूरी है कि ये बताना कि 1 साल से गोरखधंधा चल रहा था, और 1 साल से कितने नोट, आप अंदाज़ा लगाइए कितने नोट अब तक बदले गए होंगे। इसका कैलकुलेशन हम करके आपको बताते हैं, और ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि गुलाबी नोटों का जो काला खेल है, ये ज़रा समझिए, गणित इसके पीछे। ये आप समझिए कि एक दिन में 200 महिलाएं आती हैं बुर्का पहनकर, 200 महिलाएं, और ये हर रोज़ की कहानी है। और 200 महिलाएं 2000 का नोट बदलवाने आती हैं, एक महिला को 10 नोट दिए जाते हैं। 200, आप समझिए कि 200
और 10 नोट यानी 20,000 के नोट जो हैं एक महिला बदलती है। अब 200 महिलाओं को अगर हम जोड़ें तो 20,000 एक महिला अगर नोट बदलवाती है तो टोटल 200 महिलाएं, यानी ये आप समझिए 40 लाख रुपए, टोटल 40 लाख रुपए सिर्फ एक दिन में 40 लाख रुपए के नोट एक दिन में बदले जा रहे हैं। अब समझिए 30 दिन, महीना का हिसाब अगर मैं देखूं तो 40 लाख में आप समझिए कि ये जो 40 लाख को अगर हम 30 दिन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए अपने आप में बहुत बड़ी रकम है एक महीने में। आप इसमें जीरो कितना है मुझे भी याद नहीं रहता है, आपको भी याद नहीं रहता है, लेकिन जीरो यहां लिखना जरूरी है कि समझिए कि आप जीरो गिन नहीं पाते हैं। इतनी रकम जो है वो 12 करोड़ रुपए एक महीने में। अब एक साल से ये चल रहा है, 19 मई 2023 से को ये बंद हुआ था, एक साल से हम मानकर चल रहे हैं। तो 12 करोड़ को या फिर हम यहीं पर 12 के मल्टीप्लाई किए, ये आंकड़ा हो जाता है 144 करोड़। आप समझिए कि इसको कैसे लिखेंगे। अब 144 करोड़ है तो ये आपका यहां पर, क्योंकि ज्यादा जीरो इसमें लगेगा, एक जीरो और, ये 144 करोड़ का आंकड़ा। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक ब्रांच से, आप समझिए कि एक ब्रांच से 144 करोड़ का आंकड़ा, और उसके बाद न जाने कितने और भी ब्रांच होंगे जहां पर ये इस तरह के गोरख धंधे चल रहे होंगे और किसी को भनक तक नहीं लगती। 144 करोड़ लगभग एक ब्रांच से नोट बदलवा दिए जाते हैं मात्र 200 महिलाओं के समूह के द्वारा। 144 करोड़ का ब्लैक मनी सफेद हो जाता है, हमें आपको पता नहीं चलता है। मनीष जी, ये 144 करोड़ तो हमने एक कैलकुलेशन देखा, यहां तो रकम कहीं और ज्यादा हो सकती है और अलग अलग ब्रांच और भी होंगे इस तरह के। तो ब्लैक मनी तो बड़े आराम से व्हाइट हो रहा है, पता हमें आपको नहीं चल रहा है। मेरे हिसाब से नंबर 144 करोड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पर्टिकुलर ब्रांच में तो 100 करोड़ से कम ही होगा। हाँ, वो ऐसे आपने 30 दिन कैलकुलेशन में लिए हैं, वो मेरे ख्याल से एवरेज 21 दिन से ज्यादा कभी आरबीआई में काम नहीं होता है। और 200 की जगह कभी 150 भी आए, 250 भी आए, किसी ने 10 नोट, किसी ने 9 नोट। तो मेरे ख्याल से ये लगभग 100 करोड़ का तो कंफर्म आंकड़ा है। हाँ। अब मैं बड़ी बात ये है कि डेली 200 लोग आ रहे हैं और सब 10 नोट ला रहे हैं, क्योंकि 10 की लिमिट है। तो जो बुकिंग क्लर्क है जो नोट ले रहा है और उस नोट के जमा होने तक इस पूरे सिस्टम में कम से कम 40 आरबीआई के एम्प्लॉई होंगे, कम से कम 40। और वो 40 एम्प्लॉइज की नॉलेज में है कि ये खुला खेल फलसावादी खेला जा रहा है, ये स्कैम हो रहा है और ये चुप बैठे हैं। राजनीतिक पार्टियां बाद में बयान देंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये कर्मचारी विश्वासघात कर रहे हैं देश के साथ। इन सबको तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, लाइन हाजिर कर देना चाहिए। जैसे पुलिस में लाइन हाजिर करते नहीं, लेकिन उतनी नहीं, उल्टे उनकी इतनी हिम्मत है कि वो हमारे कैमरामैन का, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट का कॉलर पकड़ते हैं, रिपोर्टर का कॉलर पकड़ते हैं, उन्हें धक्के मारते हैं। जान तो बनाइए ना, आप तो पत्रकारिता कर रही है, आपने तो सच निकाल दिया, लेकिन उनकी जान तो बनाइए, उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। सच्चाई ये है कि आपके जैसे लोगों ने भ्रष्ट लोगों का जीना हराम कर दिया। अब डर ये है कि इसको कैसे निपटा जाए। और ये बता दूं, ये अकेले भोपाल की कहानी नहीं है। अगर भोपाल में इस तरह की रिपोर्टिंग है तो पूरे एमपी की रिपोर्टिंग में ये जो आरबीआई का रीजनल हेड होगा, उसकी जानकारी, उसका डिप्टी हेड, उसका काउंटिंग, उसके 20 लोगों को हेड रीजन में पता होगा। उसके बाद आरबीआई के ऑफिस में, दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट में
कम से कम 40 लोगों को पता होगा। कोई तो एक्सेप्शन ये खेल तो फिर 2016 में नोटबंदी के बाद भी खेला गया होगा। अब बस इसमें दो बातें हैं। हाँ। तो पहली बात, बिना बड़े लेवल की जानकारी के ये संभव नहीं है, एक बात। ठीक है। बड़ी बात ये है कि इसमें स्कैम क्या है, जिसके पास कैश था वो ब्लैक मनी खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि 2000 के नोट तो 2-4 हजार करोड़ थोड़ी आए हैं, वो तो कम से कम 1 लाख करोड़ के नोट थे। तो जब इतने खप गए, नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, करीब 3.25 लाख करोड़ के नोट तो बता रहे हैं आरबीआई का आंकड़ा कि वो वापस आ चुके हैं 97%। अब आप समझिए इसका एक्चुअल में क्या है। एक सामान्य नोटबंदी जब 2016 में हुई थी, और ये नोटों को वापस लेने में फर्क ये था कि उसमें एक डेडलाइन लगाई गई कि भाई इसके बाद नोट बंद, उसके बाद हम नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। लोगों ने फाड़ के फेंके, जलाए, सड़क पर फेंके, कूड़े में फेंके, लेकिन यहां सरकार ने मना नहीं किया। तो उस एंगल से अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई इलेजिटिमेट मामला नहीं है। मामला ये है कि ये ब्लैक मनी है। अब समस्या ये है कि अगर बुर्का पहन के जो लेडीज काम कर रही हैं, क्या वो सच में मुसलमान है, ये जानने की जरूरत है। अगर ये मुसलमान नहीं है तो ये और सीरियस बात है। इसका मतलब है कि वो जानती है कि वो अपराध कर रही है। ठीक है अब्बास हफीज साहब, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास, मैं आता हूं। अब्बास हफीज साहब देखिए, तो अब मेरा इसमें कहना यह है, बहुत गंभीरता की जांच। देखिए सबसे पहला विषय ये है, मनीष जी आप सुन लीजिए, थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। देखिए मैं एक बात ये कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। पहली तो बात यह है कि 19 रीजनल ऑफिसर्स आरबीआई के जहां पर नोट बदलने की अनुमति दी गई और जहां पे ये पूरा का पूरा सिस्टम लगाया गया, तो अभी 18 ऑफिसर्स में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो हमें है नहीं। आप समझ सकते हैं कि वहां क्या हो रहा होगा, कितना बड़ा स्कैम होगा। ये तो 19 में से एक जगह फंसा है। दूसरी बात यह है जो मनीष जी अभी सवाल कर रहे थे, मेरे पास उसका जवाब है। मैंने आपके ही करस्पॉन्डेंट जो वहां टीम गई थी उनसे चर्चा हो रही थी। मेरे भी मन में जिज्ञासा यही थी, क्या ये जो 200 महिलाएं बुर्खा पहन के बदल रही थी नोट, क्या ये मुस्लिम समुदाय से आती हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं कि बुर्खा अनिवार्य पहनती होंगी? लेकिन यही हैरानी की बात है कि इसमें से आधी से ज्यादा महिलाएं मुस्लिम नहीं हैं। तो क्या आरबीआई के अधिकारी जो मिली भगत में ये स्कैम को अंजाम दे रहे थे, वो आधार कार्ड पे जो नाम मुस्लिम समाज का नहीं है किसी महिला का और बुर्का पहनी हुई महिला है, उससे कोई सवाल नहीं कर रहा है 1 साल से? उसको नोट दे रही है, वो महिला बुर्खे में है, हिंदू महिला है, मुस्लिम नहीं है, उसके बाद भी कोई शक नहीं हो रहा किसी को। फिर जब पत्रकार जाते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है नीचे। तो ये क्लियर कट एक नेक्सस है जिसके पीछे सरकारी संरक्षण है। नोटबंदी का जो इतिहास का आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला था, उसकी जड़ें यहां तक पहुंची हैं। और आज की तारीख में तो जांचें होनी चाहिए। अहमदाबाद में यही सिस्टम के लिए 19 जगह चिन्हित की थी ना आरबीआई ने, अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ऐसे करके 19 जगह हैं। तो अगर एक जगह पे इतना बड़ा खेल चल रहा है तो बाकी की 18 जगहों पे क्या हो रहा होगा? ये सीधे तौर के ऊपर सबसे बड़ा स्कैम है नोटबंदी का। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी बोलिए। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्कैम, देखिए इसमें स्कैम ये नहीं है कि नोट बदले जा रहे हैं, स्कैम ये है कि ये ब्लैक मनी है। और 100 करोड़ की ब्लैक मनी पर बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नेता के यहाँ से 500 करोड़ रुपए कैश मिल गया, उस पर भी चर्चा हुई ना। एक कांग्रेस नेता के यहाँ से 500 करोड़ कैश मिले, कन्नौज मित्र व्यापारी के यहाँ से तो कितने 100 करोड़ कैश मिला। बात स्कैम की नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मामले में टाइमलाइन है, जो हो रहा है वो अलाउड है। स्कैम में ये है कि ब्लैक मनी अगर यूएमपी का था या कि महाराष्ट्र का था या पंजाब का था, कहां का था, कैसे होकर ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आया, और जैसे भोपाल में हो रहा है वैसे कितने रीजन में हो रहा है। तो ये क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? मैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को ये कह के माफी दे सकता हूं कि उनकी जानकारी में होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी किस बिना पर और क्या ये सफेद पोस्ट, और ये सवाल भी है कि पैसे किसके हैं ब्लैक मनी? यस,
ये तो जांच से पता लग ये किसी नेताओं के हैं, ब्यूरोक्रेट्स सरकार के में हैं, बैठे लोग, या किसी माफिया के हैं, सरकार में बैठे लोग, और ड्रग डीलर के हैं, और ये पैसा देश विरोधी कार्यों में लगाया जा रहा है क्या? ब्लैक मनी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हिसाब से चलता है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। राजगोपाल जी आइए, सबसे बड़ा अगर राज्य है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में पूरी तरह से मैं सहमत हूं मनीष जी की बात से, काले धन का खेल चल रहा है, सरकार में बैठे लोगों के हिसाब से चल रहा है, संरक्षण मिला हुआ है, नहीं तो चिड़िया अपना पर भी नहीं मार सकती थी अगर सरकारी संरक्षण नहीं हो। नोटबंदी काले धन को लाने का नहीं बल्कि काले धन को बचाने का एक अपराध किया था, जो आज तक जिसके परिणाम हम देख। ठीक है ब्रजगोपाल जी, बोलिए जवाब। देखिए, एक बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है। मैं इस बात को फिर से कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता किसी स्कैम को किसी राजनीतिक दल के को बीच में लाकर उसे ढांकने और दबाने का काम करते। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सेफ पैसेज देने का काम करते हैं। सरकार एक बात बताइए, मैंने तो नहीं कहा कि बेंगलोर में भी आरबीआई की ब्रांच। देखिए अब्बासी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अब आप भी मत बोलिए। मैं बोल रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप भी मत बोलिए। ये आरबीआई की ब्रांच बेंगलोर में भी है, ये आरबीआई की ब्रांच बेंगलोर में भी है जहां कांग्रेस की सरकार है, ये आरबीआई की ब्रांच चंडीगढ़ में भी है, ये आरबीआई की ब्रांच हैदराबाद में भी है। तो इसको राजनीतिक नजरिए से मत देखिए, ये लोगों की आर्थिक लिप्सा और जो उन्हें रिबेट देने का काम आरबीआई और सरकार ने किया उससे जोड़िए। एक बात और आपको कहूं, बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आपने नोटबंदी से इसे रिलेट करने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा अपडेट तो रहिए। नोटबंदी सरकार ने अपनी प्रतिभूति वापस ली थी, डिटेंडर कर दिया था उस नोट को, माननीय मोदी जी ने आगे आकर किया था। ये 2000 का नोट चलन से वापस लिया गया है आरबीआई के द्वारा, ये सरकार ने डिटेंडर नहीं किया है, और इसीलिए इसके लिए बदलने के लिए इतना लंबा समय लोगों को दिया गया। हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूं ना कि यदि कोई निर्धारित महिलाएं लगातार लाइन में लगकर कर रही है, एक बात पूरी कर लेने दीजिए कि लगातार लाइन में लगकर अब्बास साहब कह रहे हैं कि नोटबंदी हो सकता है, मगर ब्रजगोपाल जी अब्बास हफीज कह रहे हैं कि नोटबंदी भी स्कैम इसी तरह का रहा होगा। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, जो लोग जिंदगी भर स्कैम करते रहे उनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मेरी एक बात सुनिए, देश में जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनमें से कोई बाकी नहीं है जिस पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया है। मगर मैं एक बात कहता हूं, यूनिनामसली एक बात क्यों एक होती है, चाहे उत्तर प्रदेश में फर्जी मतदान हो और चाहे मध्य प्रदेश में नोट बदलने का षड्यंत्र हो, ये बुर्का बीच में कैसे आ जाता है, ये बड़ा है। और मैं फिर से कहता हूं, इस बात से सहमति रखता हूं, जरूरी नहीं है वो महिलाएं मुस्लिम हो, परंतु जिसकी आड़ ली जा रही है वो परिधान जो है कि मैं फिर कह रहा हूं, काले धन को बचाने के लिए, काले धन को अपने सफेद करने के लिए नोटबंदी से लेके नोट बदली तक का सफर इस बीजेपी की सरकार ने तय किया है। जांच होगी, साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब दूध का दूध और पानी का पानी जब होता है तो आप लोगों को तो बड़ा कष्ट हो जाता है अब्बास भाई, आप लोगों को तो ये लगता है कि एजेंसियां गलत काम कर रही हैं। और मैं फिर से कहता हूं, अरे भाई, उस बुरखे में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं है ब्रजगोपाल जी, उस बुरखे में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं है बल्कि उसमें हिंदू महिलाएं भी हैं जिनको आप चिन्हित नहीं कर रहे हो, आप पकड़ नहीं रहे हो। सुन लीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक अभी आपने परसों आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर कि वो 5 करोड़ रुपए जेब में रखकर बांटने निकले थे। अब आप वो ताज्जुब करिए, कितना झूठ बोलेंगे, कैसे झूठ बोलेंगे। थोड़ा हर चीज की एक सीमा होती है, ये जनता भी समझदार है। और मैं कह रहा हूं लोगों की धन कमाने की चाहत ने जो किया है वो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु सरकार को भी समय दीजिए। ब्रजगोपाल जी एक सेकंड, जिन रिपोर्टरों ने इसको जाहिर किया है वो 3 महीने तक वहां रहे हैं उन झुग्गी में, उन बस्तियों में रहकर, और उन्होंने खुद उस काम को किया है, तब ये रिपोर्ट हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूं ब्रजगोपाल जी सुन लीजिए, इंडिया न्यूज के लोगों ने वहां जाकर ये खुलासा करने का प्रयत्न किया, और मैं फिर से कहता हूं यही तो मीडिया का काम है। ठीक है सर, हमने अपना काम किया, अब काम आपका है ब्रजगोपाल जी, अब काम आपका है, हमने अपना काम किया। महिलाएं रोज स्वीकार करते हैं, चुनौती को भी स्वीकार करते हैं, नहीं आती तो आरबीआई के लोग क्या अंधे हैं या आरबीआई के लोग मिले हुए हैं।
तो सरकार सरकारी भी उस काम तंत्र पर खरी मंत्र जो उतरेगी। है, सरकारी तंत्र पूरा का ऐसे काले धन को सफेद ठीक है। करने में लगा हुआ है। ठीक है। अरे मैं फिर से कह रहा हूं, हम वो लोग हैं जिन्होंने, लोगों ने समझा था कि हमने काला सफेद कर लिया नोटबंदी के बाद। ऐसी 2,95,000 कंपनियों के अकाउंट सीज करने का काम किया। ऐसे ठीक है सर। ब्रज गोपाल जी, मैं आता हूं आपके पास। एलन राव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं पूर्व फिर से डीजीपी। कहता हूं, हम लोग वो नहीं है कि पूर्व अंदामा डीसीपी दे हैं देती दिल्ली और पुलिस, चीन कर दे। एलन राव साहब, मैं आपके पास कार्रवाई आता हूं। मैं फिर से ठीक है कहता ब्रज हूं, गोपाल जी। जिन्होंने ब्रज गोपाल जी, देखिए सर, सियासी आरोप प्रत्यारोप में मैं ये इस मुद्दे की गंभीरता को लेकर और समझना चाहूंगा कि इस तरह का खेल कितना बड़ा है। हम आप बैठे रह जाते हैं और 100 करोड़ रुपए ऐसे हवा में ब्लैक मनी सफेद हो जाता है, तुरंत जादू हो जाता है। लेकिन जादू हो कैसे रहा है, ये आज हमने पकड़ लिया, आज हम समझ गए। लेकिन मुझे लगता है कि इस खेल का बहुत कम हिस्सा हम समझ पाए हैं। खेल कितना बड़ा हो रहा है, इस देश में कितनी गड़बड़ियां हो रही होंगी, शायद हमें अब आम लोगों को पता नहीं। मैं एलन राव साहब आपके पास आऊं उससे पहले जरा उन महिलाओं का, जो कुछ दर्शक हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं, उन्हें समरी में, शॉर्ट में इस पूरी कहानी को समझाने के लिए उन महिलाओं की बातें बस सुन लीजिए कि महिलाएं आती हैं और 2000 का नोट, 10 के नोट लेकर आती हैं बदलवाने के लिए, बुर्का पहनकर 200 महिलाओं का दल। और ये सभी महिलाएं, डेली एक ही महिला आती है और उन्हें बदले में 200 रुपए पर नोट कमीशन मिलता है। ये आप खुद सुन लीजिए। जैसे आज आप कितने नोट लाई? 20,000 20,000 चेंज हो गए। कितने मिले 20,000 के? 300 मतलब ये कितने हैं आपके? ये तो हमें दे दी 15,000 5,000 की चिल्लर। ठीक है। अब ये हम उधर दे देंगे तो हमें 300 रुपये दे देंगे। राजी मुझे एक चीज़ बताओ, सुनो तो, एक चीज़ बताओ कि आपने 20,000 रुपये चेंज करवा लिए, 300 रुपये मिले, आप कितने दिन से आ रही चेंज कराने? अरे तो मजदूरी मिल जाती है। नहीं, मुझे बताओ कितने दिन से आ रही, कितने बार चेंज करवाया आपने? करवा ली है ये 10-15 दिन। 10-15 दिन चेंज कराया आपने? ये कितने के हैं? 2,000 के। हाँ, 2,000। बाकी और कहाँ है पैसे? अभी नहीं है सर। इसमें कितने हैं? इसमें नहीं है। ये कितने रुपये चेंज करवाया आपने? हैं? कितने रुपये ले गई थी अंदर? ठीक है। एलन राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब, क्या बिना सिस्टम की मिली भगत के, क्या, और यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्योर भी हम मानेंगे इसे, कि इंटेलिजेंस को क्या कोई भनक तक नहीं लगती इतनी बड़ी संख्या में अगर काले पैसे को वाइट करने का खेल चल रहा है। हमने कैलकुलेशन किया तो करीब 144 करोड़, और मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि उनमें छुट्टियों को अगर हटा दें तो करीब 100 करोड़ तक का तो यह आंकड़ा कंफर्म है कि एक साल में एक ब्रांच से ब्लैक मनी सफेद किए जा चुके हैं। देखिए, मैं आपका ये क्वेश्चन पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि इसमें नेटवर्क चला गया था। दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। जो ये खेल चलता है ब्लैक मनी को वाइट करने का, आरबीआई दफ्तर में महिलाएं जाती हैं, एक ही महिला, 200 महिलाएं जो हैं वो एक ही महिला होती है वो, और हर रोज जाती है 2000 का नोट, 10 नोट लेकर जाती है बदलवाने के लिए। कोई शक नहीं किया जाता है उन पर, कोई पूछताछ नहीं की जाती है, और बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। और अब तक अगर इस कैलकुलेशन से देखें तो 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम है जो बदले जा चुके हैं एक साल में। ये क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत से हो सकता है, और इंटेलिजेंस क्या करता है? देखिए, ये जो एलिगेशंस हैं, अगर ये सही हैं तो निश्चित रूप से कोई बिना मिली भगत के हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा मैं संभव हो नहीं सकता क्योंकि आरबीआई में जगह जगह पे चेक एंड बैलेंसेज है, सीसीटीवी फुटेज है, और उनकी एंट्री, आरबीआई में एंट्री ऐसे नहीं हो जाती कोई महिला कोई भी बुर्के में या वैसे चली जाए और जाके बदलवा के ले आए, ऐसा नहीं होता है। सामान भी कोई लेके जाता है उसकी भी चेकिंग होती है। ये सारी चीजें अगर मौके पर हैं और फिर अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली मिली भगत है, लेकिन नहीं हो रहा तो ये सिर्फ नहीं, ये हो रहा है, महिलाएं खुद कह रही हैं कि हम हर रोज आते हैं। हो रहा है तो फिर ये गलत है, फिर ये तो बिल्कुल उनके बिना आरबीआई के मिली के अंदर जो कोई ऑफिसर्स हैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर ये बात सही है, जो महिलाएं अगर एलिगेशन ऐसा लगा रही हैं, पहली बात तो यह कि ये महिलाएं एलिगेशन क्यों लगा रही हैं? अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो भी तो संलिप्त है ना, हाथ में चिल्लर भी है, वो भी तो गलत काम कर रही है अगर ये कह रही। जी नहीं, ऐसा मुझे ये सारी बातें इस मैटर ऑफ, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। अगर ऐसी बात है तो इसकी हाई लेवल इंक्वायरी, अगर इसकी सामने है इसकी इंक्वायरी, और उसी इंक्वायरी में सच्चाई पता लगेगी।
क्या एक मोटिवेटेड तो बात नहीं हो रही है। नहीं ठीक है और एल एन ये राव कि साहब, अगर लेकिन बात मैं सही इस ब्लैक निकल आई मनी है के तो खेल को आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आपने भी पुलिस में रहते हुए आपने भी इस तरह के खेल को कई बार करीब से देखा होगा। ये खेल किस तरह का होता है, ये किस तरह का स्कैम है? देखिए, ब्लैक मनी वो होती है जो कि आदमी अकाउंट फार नहीं करता, अपने इनकम में नहीं दिखाते हैं वो, और वो कोई इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है, और वो दूसरे गैर कानूनी तरीके से कमाई जाती है, और उसको खपाया भी ऐसे ही जाता है। जिस प्रकार से ब्लैक मनी यूज आती है वैसे ही उसको यूज भी किया जाता है। खास तौर से ज्यादातर ब्लैक मनी मैक्सिमम केसेस में ब्राइब देने में काम आती है, या कोई प्रॉपर्टी का जो आजकल चल रहा है, आपको मालूम होगा कि व्हाइट मनी और ब्लैक मनी का जो खेल है उसका हिसाब से होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी भी आप लेने जाएंगे वहां भी ब्लैक मनी का कंपोनेंट होता ही होता है। कहीं भी किसी भी देश के किसी कोने में चले जाइए, आपको वही होगा। आप बेचने जाएंगे और खरीदने जाएंगे, सेलर कहेगा ब्लैक कितना दोगे, व्हाइट कितना दोगे, और खरीदने जाओगे तो वो भी वही बात, वही क्वेश्चन होता है। तो ब्लैक मनी का रोल अभी भी है। भले ही हमने नोटबंदी के चक्कर में ये शुरू किया था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हो रही है, न खत्म होने वाली लग रही है, क्योंकि इसको ब्लैक मनी से जो फायदा जिन लोगों को हो रहा है वो फायदा उठाए जा रहे हैं। और बिल्कुल, ये ब्लैक मनी का जो सिस्टम है, और ये सिस्टम अपने आप में इतना बड़ा है, ये बहुत छोटा हिस्सा हमने दिखाया है, इतना बड़ा है कि हमारी आपकी कल्पना से भी परे है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर ऊपर से नीचे तक सब कुछ मिला रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान